वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर व्यक्ति और आज हमारी एसएसएम रीजन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर करने वाले ट्राइंगल्स और इसके एसएसएम रीजन के क्वेश्चंस में अक्सर तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आज तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो से मिलेगा और यहाँ मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ फिर से और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम बीपीटी और सिमिलरिटी 2 टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि यही 2 टॉपिक हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई है एसर्शन रीजन की, वही ट्रिक यहाँ फॉलो करनी है कि सबसे पहले रीजन पे फोकस करना है। रीजन को पहले जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट है उसमें दिया है इफ इन 2 राइट ट्राइंगल्स, 2 राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेनस ऑफ द वन साइड ऑफ अ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द हाइपोटेनस एंड द वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखा जाए तो ये रूल तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि रूल जो तुमने अब तक पढ़े हैं इसके 3 रूल जो दिए हुए हैं हमारे पास एनसीईआरटी में। एक तो सबसे पहला रूल ट्रिपल ए या ए और दूसरा रूल तुमने पढ़ा है ट्रिपल एस और तीसरा रूल तुमने पढ़ा है एस। तो यहां पे देखा जाए तो क्वेश्चन में ये दिया है इस रीजन में कि 2 राइट ट्राइंगल अगर हमारे पास है, अब राइट ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 का होगा और अगर हाइपोटेनस यानी कि इसकी एक जो साइड है 90 डिग्री के अपोजिट, इसका रेशियो प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब है उनका रेशियो यानी कि हाइपोटेनस का और एक साइड, अब कोई भी एक साइड में ले लूं, सपोज मैंने ये वाली साइड ले ली, ट्राइंगल का नाम मैं डाल देता हूं चलो ABC और इसका नाम PQR। तो एक तो मेरे को गिवन हो गया कि एंगल B और Q इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के, और एक कंडीशन ये दे दी कि ये जो हाइपोटेनस का रेशियो है AC/PR, ये इनमें से जो बाकी 2 साइड है ट्राइंगल की, अब जैसे मैंने सपोज AB और PQ ले ली, इनके रेशियो के इक्वल है। तो तुम कहोगे कि ये रूल SAS तो बन नहीं रहा क्योंकि ट्रिपल S या ट्रिपल A तो बनेगा नहीं। अब ऑप्शन बचता है SAS का, लेकिन तुम्हें लगेगा ये SAS क्योंकि रूल को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि SAS में जो 2 साइड हम यूज करते हैं रेशियो में, जिनका रेशियो हमने इक्वल दिखाया है, तो उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तब SAS बनेगा। लेकिन यहां पे अब तुम एक चौथा रूल फॉलो करोगे और ये है RHS। और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर एक राइट ट्राइंगल, 2 राइट ट्राइंगल है, उनकी हाइपोटेनस और एक साइड, कोई सी भी एक साइड, जरूरी नहीं कि AB/PQ, अगर BC/QR भी तुम इक्वल दिखा लोगे, लेकिन ये कंपलसरी है कि हाइपोटेनस का रेशियो ही होना चाहिए, वो चाहे AB/PQ के इक्वल हो या BC/QR के इक्वल। तो अगर हाइपोटेनस और किसी भी एक साइड का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है और राइट ट्राइंगल है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि एक एंगल 90 का है, तो ये रूल हुआ RHS और RHS रूल से अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये रीजन करेक्ट है और ये एक चौथा रूल अब तुम्हारे लिए बन गया जो केवल राइट ट्राइंगल पे ही काम करेगा। SAS से थोड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि SAS में हम इंक्लूडेड एंगल यूज करते हैं। अब आते हैं इसके असर्शन पे। तो इसमें दिया है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, 2 ट्राइंगल है, दोनों राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C एंड R। अच्छा, राइट एंगल एक तो इसका C पे दिया है और इसका राइट एंगल R पे दिया है, और साथ में सच दैट कि AB रेशियो PQ, AB का रेशियो PQ के साथ इक्वल है AC/PR, ये कंडीशन भी दी है, ये गिवन है कि AC/PR इक्वल AB/PQ और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R तो अंडरस्टूड है क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो ये दोनों तो एंगल इक्वल है। अब लेकिन यहां पे कहते हैं कि देन एंगल B इक्वल C, तो भाई अभी मैंने तुम्हें चौथा रूल पढ़ा दिया, तो बाय RHS ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR, और सिमिलर होने से अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल A इक्वल एंगल P और एंगल B इक्वल एंगल Q। अब देखते हैं कि B इक्वल C कह रहे थे, अच्छा B और C इक्वल होगा
तो B इक्वल Q हुआ। अब B इक्वल C कैसे हो जाएगा? या तो यहाँ पे Q होगा, इसको सही कर लो, Q होगा, B इक्वल Q। तो B इक्वल Q हो जाएगा क्योंकि B और C तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। यहाँ तो ये राइट ट्रायंगल है तो अंडरस्टूड है कि एक एक्यूट एंगल है, एक राइट एंगल है, तो ये तो वैसे ही देख के हम मना कर देंगे। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन होगा उसमें Q होगा, शायद मेरे से लिखने में एरर हो गई होगी। तो एंगल B इक्वल Q होगा। इसका मतलब क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दो सिमिलर ट्रायंगल्स के, तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि ये B सही है, B इक्वल Q भी है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए हमें ये रिजल्ट मिला। और इनको सिमिलर जो हमने बोला वो RHS रूल से बोला, और RHS रूल हमें रीजन में दिया हुआ था, तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ A, क्योंकि इसमें ये स्टेटमेंट करेक्ट है और असर्शन करेक्ट है, और साथ में असर्शन को करेक्ट बोलने के लिए हमने यही रीजन यूज किया है, यानी वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हुआ A। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर से इसमें एक असर्शन और एक रीजन दिया हुआ है, और इसको पढ़ते हैं रीजन को, क्योंकि मैंने बताया रीजन से ही फोकस करना है। तो रीजन में हमें दिया हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो तुम्हें याद आ रहा होगा ये स्टेटमेंट बीपीटी को कनेक्ट करता है, बीपीटी से मिलता जुलता स्टेटमेंट है ये, और इस स्टेटमेंट में हमें कुछ कुछ बीपीटी की झलक आ रही है कि अगर एक ट्राइंगल है, मान लो एबीसी, और एक लाइन एबी को डी पे काट रही है और एसी को ई पे, और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल वर्ड यूज किया है कि डी पैरेलल टू सपोज बीसी है, जो बाकी दो साइडों को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। अब ये गलत है, अगर बुक में चेक करोगे तो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स की जगह होगा इन सेम रेशियो। इसके मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों पार्ट्स का जो ये दोनों पार्ट बने ए बी के, और जो ये ए सी के दो पार्ट बने, ये इक्वल है। लेकिन ऐसा एक स्पेशल कंडीशन में ही हो सकता है अगर ए बी इक्वल ए सी हो, तब तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग केवल हमें एक रिजल्ट मिल सकता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, और ये रिजल्ट मिलता है हमें बीपीटी से। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग इनका रेशियो इक्वल होता है, ना कि पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये रॉन्ग। तो रीजन रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ इक्वल पार्ट्स दिया है, जबकि होना चाहिए इन इक्वल रेशियो या सेम रेशियो। अब आता है असर्शन। तो डी एंड ई, वैसे तो यहाँ रीजन जब रॉन्ग हो गया तो फिर हमारे पास ऑप्शन सी बन गया, लेकिन एक बार से पहले तुम देख लो इसका असर्शन भी। D and E are the points on AB and AC such that AD equal, AD हमें दिया है 7x minus 4, और AE भी दिया है हमें, AE दिया है 5x minus 2, DB भी दिया है 3x plus 4, और EC भी दिया है 3x। और ये हम कर सकते हैं बाय बीपीटी, क्योंकि इसमें हमें D पैरेलल BC दी हुई है, या आगे गिवन में है इफ D पैरेलल टू BC। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x की एक वैल्यू दी हुई है, देखते हैं वो आती है नहीं आती। तो 7 3 जा 21 x स्क्वायर, और 3 4 जा 12x, 3 5 जा 15x स्क्वायर, और 3 2 जा माइनस का 6x, प्लस का 4 5 जा 20x, और माइनस का 8। अब इसको इधर शिफ्ट करो, 21x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20x और प्लस 8 इक्वल टू 0। 21 में से 15 गया तो 6x स्क्वायर, अच्छा ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये माइनस 12 और प्लस 6 माइनस 6 हो गया, यानी माइनस 26 x और प्लस का 8 इक्वल 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 6 8 जा 48, और 48 के दो पार्ट करने जिनको प्लस करके 26 आ जाए, तो 24 2 जा 48, तो माइनस का 24x माइनस का 2x, कॉमन ले लेंगे 6x, x माइनस 4, 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 4,
तो फैक्टर हुए x माइनस 4 और 6x माइनस 2 इक्वल 0। फर्स्ट केस 6x माइनस 2 इक्वल 0, तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल 2/6 यानी 1/3। तो x का एक आंसर तो 1/3 आ रहा है। और दूसरा आंसर अगर हम निकालते हैं सेकंड केस कि x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल 4। तो एक आंसर तो सही मैच हो रहा है, लेकिन यहां पे हमारे दो आंसर आ रहे हैं। और इसका रीजन कि एक ही आंसर दिया है, वो मेरे को जो लग रहा है AD से लग रहा है। AD को देखो, AD है 7x माइनस 4। अगर हम x की वैल्यू 1/3 लगाते हैं, 7 इंटू 1/3 माइनस 4 और 3 एलसीएम आया, 7 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 5/3। जबकि कोई भी ट्राइंगल का पार्ट, उसकी साइड, उसकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 1/3 पॉसिबल नहीं है, शायद इसीलिए इन्होंने एक ही आंसर दिया x इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन क्योंकि रीजन ही रॉन्ग है। अगर ये रीजन होता है यहाँ पे इन सेम रेशियो और इसको ही हमने यहाँ पे यूज किया है, तब तो ए ऑप्शन होता, लेकिन क्योंकि रीजन रॉन्ग है और असर्शन करेक्ट है, बट इसका ऑप्शन तो सी बनता है, तो इसका आंसर सी हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां मैंने देखो इस टॉपिक में जो इसमें इंक्लूड किए हैं वो केवल बीपीटी और सिमिलरिटी ही किए हैं, क्योंकि वही दो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है। तो इसीलिए सारे मैंने पांचों क्वेश्चन उन्हीं के बेस पे लिए हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, टू ट्राइंगल्स, रीजन से स्टार्ट करना है। टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। तो देखो सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशंस क्या होती है। तो सिमिलर ट्राइंगल की तुमने देखा है कि अभी मैंने तुम्हें बताया था 4 कंडीशंस होती है कि एक तो ट्रिपल ए होती है। अगर ये दो ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC और PQR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट्स इक्वल होते हैं सारे, यानी एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R। तो इसका मतलब CPCT से इनके एंगल्स इक्वल होंगे। और ये हमारा ट्रिपल ए का रूल भी होता है कि जिन ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल है वो सिमिलर ही होंगे बाय ट्रिपल ए। तो इसका मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके एंगल तो हमेशा इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब ये रीजन सही है। टू ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। अब दूसरा इसका ऑप्शन जो असर्शन दिया है, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। दो सिमिलर ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब मान लो कि मैंने दो सिमिलर ट्राइंगल ले लिए और वो ट्राइंगल क्योंकि साइज में तो छोटे बड़े होंगे ही, एक साइज अगर उनका होता है तो फिर तो वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर हम केवल सिमिलर की बात करते हैं तो सिमिलर के लिए तो मैं छोटे बड़े ही ट्राइंगल लूंगा, क्योंकि अगर मैं सिमिलर के साथ में, जैसे अब गांधी जी का स्टेटमेंट अगर हम फॉलो करें कि गांधी जी एक महापुरुष है, लेकिन अब हम लोग पुरुष हैं तो कभी गांधी जी को हम पुरुष वर्ड यूज ना करके महापुरुष ही वर्ड यूज करते हैं, यानी उनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज थी। तो इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को कभी सिमिलर बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर कुछ एडिशनल क्वालिटीज है। तो इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ही बोलते हैं। वैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल को हम केवल सिमिलर ही बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब अगर मान लो मैंने दो सिमिलर ट्राइंगल लिए, अब बनाने को तो मैं कॉन्ग्रुएंट ही बना सकता हूं, पर बनाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो कॉन्ग्रुएंट ही है, हम उनको सिमिलर वर्ड यूज नहीं करेंगे उनके लिए। तो अगर मैंने दो ट्राइंगल ले लिए यहाँ पे सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल के एंगल इक्वल होते हैं, तो पक्का है कि एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R, और साथ में इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होता है, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। तो भैया जब इनका रेशियो इक्वल है तो ट्रिपल ए तो कोई रूल कॉन्ग्रुएंसी का होता ही नहीं है, यानी ट्रिपल ए रूल से हम कॉन्ग्रुएंट तो बोल ही नहीं सकते।
अब दूसरा रूल जो हमारे पास बचते हैं उसके लिए साइड की इक्वलिटी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे साइड की इक्वलिटी है ही नहीं, यहाँ तो रेशियो पार्ट यूज किया उन्होंने। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। और वैसे भी कॉन्ग्रुएंट का मतलब है जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। अब ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे ही नहीं क्योंकि ये छोटे बड़े हैं, तो जो सेम है वही कोइंसाइड कर सकते हैं, यानी जो बिल्कुल इक्वल है। तो इसलिए दो सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमेशा नहीं हो सकते। तो इसलिए दो सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन केवल एक ही है, वो है कॉन्ग्रुएंट वाली, कि कॉन्ग्रुएंट तो हमेशा सिमिलर होंगे लेकिन सिमिलर ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये असंभव है। तो इसका मतलब असर्शन रॉन्ग, और ये रीजन लेकिन सही है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होता है पहला रॉन्ग दूसरा सही, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो पहला पहला गलत और दूसरा सही, पहला रॉन्ग और दूसरा करेक्ट, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है। तो इसका मतलब ये डी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन बनता है डी। अब इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, इसका जो हमारे पास रीजन है वो ये दिया है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, कि एक एंगल किसी ट्राइंगल का इक्वल है किसी दूसरे ट्राइंगल के एंगल के। मान लो ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल पीक्यूआर है, तो हमें दिया है कि मान लो एंगल ए इक्वल एंगल पी, और साथ में कंडीशन और दी है साइड्स इंक्लूडेड दीज एंगल्स आर इन द सेम रेशियो। और इन एंगल्स को जो साइड इंक्लूड कर रही है, जैसे ए बी और ए सी एंगल ए को इंक्लूड कर रही है, और पी क्यू और पी आर एंगल पी को इंक्लूड कर रही है, और इनका रेशियो इक्वल है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर। तो भाई इसके बारे में पता है कि अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है और उनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो ये रूल होता है एस ए एस, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे एस ए एस रूल से। तो ये करेक्ट रीजन है, यानी कि रीजन बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्राइंगल सिमिलर ही होंगे, उस रूल का नाम होता है एस ए एस। अब आते हैं हम असर्शन पे। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इक्वल ए सी, एक ट्राइंगल है एबीसी और उसमें ए बी और ए सी इक्वल है, एंड डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, और ए सी पे एक पॉइंट है डी। ए बी और ए सी इक्वल है और डी एक पॉइंट है ए सी पे, सच दैट बी सी स्क्वायर डी इज अ पॉइंट ऑन, इसको मैं हटा देता हूं दूसरे वाले पार्ट को। अब इसमें हमें दिया है गिवन में ए बी इक्वल ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, एंड डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू सी डी। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूं तो बी सी इंटू बी सी इक्वल ए सी इंटू सी डी। अब मैं अगर इसको बोथ साइड ए सी से डिवाइड करूं या सी डी से, चलो सी डी से डिवाइड करते हैं, तो बी सी अपॉन सी डी, और इधर मैं इसको बी सी ले जाऊं तो ए सी अपॉन बी सी। ये मैंने एक रिजल्ट लिया, ये एक कंडीशन हमारे पास अब गिवन हो गई। तो अब आंसर दिया है कि देन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी। ट्राइंगल एबीसी हमें शो करना है, एक तरीके से हमें चेक करना है कि क्या ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीडीसी आपस में सिमिलर होंगे। तो चेक कर लेते हैं। एक तो एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ए बी सी, और एक ट्राइंगल बीडीसी की बात कर रहे हैं बी डी सी। अब कंडीशन क्या है, बीसी अपॉन सी डी, बीसी अपॉन सी डी इक्वल है एसी अपॉन बीसी। अच्छा, ये दोनों साइड का रेशियो जो आ रहा है, इसकी इस बीसी का और डीसी का रेशियो, और इसकी एसी का और बीसी का रेशियो इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो एंगल सी है वो भी तुम देख रहे हो, दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है, जो साइड का रेशियो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी इक्वल है, एंड एंगल
सी इक्वल एंगल सी, रीजन कॉमन, ये कॉमन एंगल है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन साइड का रेशियो इक्वल है और बीच का एंगल सी कॉमन है, हाँ इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, ए बी इक्वल ए सी का कोई यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, इसको हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, चलो छोड़ो। लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है गिवन की, इसके हिसाब से अगर हम देखें और एंगल सी कॉमन हमें दिख रहा है, तो बाय एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। नाम चेक कर लो एक बार, इसका नाम ए बी सी अगर हम लेते हैं ए बी सी, तो इसका नाम जो होना चाहिए ए बी सी, यहां से स्टार्ट करेंगे सिमिलर टू, अच्छा नाम के हिसाब से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यहां पे ए बी सी, तो इसका नाम जो होगा वो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट के एंड से, फर्स्ट का एंड हुआ बी, तो इसका नाम होना चाहिए ए बी सी सिमिलर टू बी से स्टार्ट होगा इसका नाम बी डी सी, तो सही है, नाम भी करेक्ट बैठ रहा है बी डी सी। चेक कर लो एक बार, बी सी बड़े वाले की बी सी अपॉन डी सी, ठीक है, इजिकल टू बड़े वाले की ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, तो इसका मतलब नाम भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय ऐसे एस दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये असर्शन सही है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, और इसको हमने सिमिलर बोलने के लिए रूल भी ऐसे एस यूज किया है जो कि हमें नीचे दिया हुआ था रीजन में, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हुआ ए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये ए बी जो रूल हमारे पास था रीजन, उसी से हमने इनको सिमिलर बोला है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और एसर्शन को सही बताने के लिए हमने रीजन को ही यूज किया है, इसलिए वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ एबीएससी का कहीं यूज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, और इसका जो रीजन है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन, क्वेश्चन नंबर 5, अगर कोई लाइन डिवाइड करती है एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइडों को सेम रेशियो में, मान लो डी और ई पॉइंट से ये लाइन जो डी है वो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ए डी अपॉन डी बी अगर इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ये एक तरह से हमें गिवन में दे रखा है कि कोई लाइन अगर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, डिवाइड इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो ये तो सही बात है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट है कि अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, क्योंकि ए बी और ए सी को तो इसने डिवाइड किया, दो साइड तो वहां यूज हो गई, तो तीसरी बची बी सी, तो ये जो लाइन होगी वो बी सी के पैरेलल होगी। अब आते हैं इसके असर्शन पे, तो इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, ये दो पॉइंट है, सच दैट बी डी इक्वल सी ई, यहां हमें गिवन में दिया है बी डी इक्वल सी ई, मैं इसको हटा देता हूं, गिवन में दिया है बी डी इक्वल सी, और साथ में इफ एंगल बी इक्वल एंगल सी, तो हमें शो करना है देन डीई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो यहां पे हम अगर चेक करना चाहें तो बी डी इक्वल सी, तो बी डी का पार्ट और सी का पार्ट इक्वल दिया है, और साथ में एंगल बी इक्वल एंगल सी भी दिया है, तो 9th क्लास में तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर बी और सी इक्वल है, एंगल बी इक्वल एंगल सी, तो बी के सामने वाली साइड ए सी और सी के अपोजिट साइड ए बी आपस में इक्वल होगी। अगर मैं ए सी को ब्रेक करूं तो इसको लिख सकता हूं ए सी को ए डी प्लस डी बी, और अगर मैं ए बी को ब्रेक करूं, ए सी को, अच्छा ए सी को ब्रेक करें तो ए ई प्लस ई सी, और अगर इसको ब्रेक करें हम
ए बी को तो ए डी प्लस डी बी। अब क्योंकि हमें गिवन में दिया है बी डी इक्वल सी, बी डी और सी आपस में इक्वल है, तो बोथ साइड से इक्वल को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ए इक्वल ए डी। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो ए डी इक्वल ए, ये बनी सेकंड, ये थी फर्स्ट। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1 को 2 से, तो बी डी अपॉन ए डी इक्वल आता है 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सीई अपॉन ए। चेक करो, यानी कि अगर हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग, इन दोनों को यूज करने के बाद तो प्रूव हो रहा है कि बी डी अपॉन ए डी बराबर सीई अपॉन ए, तो ये पार्ट का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये रेशियो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब डी मस्ट बी पैरेलल टू बीसी, यानी डी और बीसी आपस में पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहे हैं देन डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, जबकि इसके अकॉर्डिंग जो बीपीटी का हमें कन्वर्स पता है कि जो लाइन अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो बीसी डी तो उसके पैरेलल होगी बीसी के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लेकिन यहां पे उल्टा दिया है कि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ, तो असर्शन फॉल्स है। लेकिन हाँ, रीजन करेक्ट है, असर्शन फॉल्स, स्टेटमेंट 1 फॉल्स और स्टेटमेंट 2 करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन जो बैठता है हमारा, वो बैठता है डी ऑप्शन। तो इसका आंसर हुआ डी, क्योंकि पहला वाला रॉन्ग है और दूसरा वाला करेक्ट है। तो तुम्हें अब ये बात समझ में आई होगी कि ट्राइंगल्स के जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो एक तो हमारे पास रूल्स सारे क्लियर होने चाहिए, प्लस कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो अब इन क्वेश्चंस के बेस पे तुम और क्वेश्चंस कलेक्ट करके देख सकते हो, और मैं भी कुछ टेलीग्राम चैनल पे अपने लिंक डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ वहां से, तो उनसे भी तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपनी जो 1 शॉट सीरीज चल रही थी, अब उसकी नेक्स्ट लाइव में लूंगा एपी की, तो उसके लिए जब तक वो लाइव लेता हूं मैं, तब तक तुम इस असर्शन रीजन के टॉपिक को कंप्लीट करो। थैंक यू।